चलिए अब देखते हैं सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ये कैसे निकालें। तो मान लीजिए सबसे पहला मेथड हम यूज़ करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, देखो इसमें करते क्या है। मान लीजिए अपने पास इक्वेशन है एक a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। दूसरी इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। हमारे पास अननोन क्वांटिटी कौन कौन सी है, x एंड y। a1 b1 c1 आर कॉन्स्टेंट्स जो मैं नोन होंगे, a2 b2 c2 भी कॉन्स्टेंट है जो मैं नोन होंगे। अब मैं इसको इक्वेशन 1 बोलता हूँ, इसको इक्वेशन 2 बोलता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन 1 को रीराइट कर रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ x। तो यहाँ से क्या लिखूंगा, a1x इज इक्वल्स टू माइनस b1y माइनस c1। तो यहाँ से x क्या आ गया, माइनस b1y माइनस c1 अपॉन a, यही चीज़ आई। अब मैं इसको रख देता हूँ इक्वेशन 2 में, इसको मैंने बोला इक्वेशन 3। सो इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, इक्वेशन 2 एंड 3 इंप्लाइज, मतलब 2 एंड 3 को हम यूज कर रहे हैं एक साथ। अगर मैं प्लस करता हूं तो मैं लिखूंगा 2 प्लस 3 इंप्लाइज, 2 एंड 3 इंप्लाइज मतलब दोनों को यूज कर रहा हूं एक साथ, ठीक है। सो यहाँ पे x की वैल्यू क्या रख देता हूँ, ये सो a2 इंटू, सॉरी ये a1 है, a2 इंटू ये एज इट इज वैल्यू हो जाएगी माइनस b1y माइनस c1 अपॉन a1। ये तो वैल्यू किसकी रखी मैंने, x की एज इट इज रख दी, बाकी एज इट इज लिख देते हैं, प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0, यही चीज़ आएगी। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस b1 a2 अपॉन a1 इंटू वाई माइनस c1 a2 अपॉन a1 प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, ठीक। अब इसको b की टर्म्स में सॉल्व करें तो y की टर्म्स में सॉल्व करें तो y क्या आ गया, b2 माइनस b1 a2 अपॉन a1 इक्वल्स टू, उठा के उधर लेके जाता हूँ ये जो कॉन्स्टेंट्स है, तो क्या आ गया c1 a2 अपॉन a1, ये माइनस तो प्लस हो गया उधर जाके, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस c2, ये चीज़ आएगी। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, अगर एलसीएम ले लूँ तो क्या आ गया, y इंटू a1 b2 माइनस b1 a2, a1 b2 माइनस b1 a2 होल अपॉन a1, ये चीज़ आएगी। यहाँ से देख लो a1 b2 माइनस b1 a2 इक्वल्स टू, वहाँ भी एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, c1 a2 माइनस c2 a1 होल अपॉन a1, ठीक। a1 से a1 कैंसिल, तो यहाँ से y क्या आ गया फाइनली, c1 a2 माइनस c2 a1 अपॉन a1 b2 माइनस b1 a2। अब देखो अपने को a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये तो नोन है, उन्हीं की टर्म्स में आ गया y, तो y तो डेफिनेटली क्या आने वाला है, कांस्टेंट। y की वैल्यू अपन यहाँ रख देंगे तो x आ जाएगा, ठीक। तो रख देते हैं और देखते हैं x क्या आता है। सो x इक्वल्स टू माइनस b1 इंटू y, तो ये रख देते हैं y की वैल्यू c1 a2 माइनस c2 a1 होल अपॉन a1 b2 माइनस b1 a2, ठीक। फिर माइनस c1 होल अपॉन a1, ये चीज़ आएगी। तो अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो देखो क्या आता है, यहाँ से आ गया अपना माइनस माइनस b1 c1 a2 माइनस a1 c2 प्लस a1 c2 b1 माइनस c1 a1 b2 प्लस c1 b1 a2 होल अपॉन a1 इंटू a1 b2 माइनस b1 a2, यही चीज़ आएगी। अब इसको मैं फर्दर इधर लिख रहा हूँ क्योंकि इधर जगह नहीं बची अपने पास, तो उसको यहाँ पे लिखते हैं। तो देखो b1 c1 और a2, देखना b1 c1 a2, b1 c1 a2 ये पॉजिटिव या नेगेटिव है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, राइट। ऊपर क्या बचा अपने पास, x इक्वल्स टू a1 c2 b1 माइनस
A1C1B2 होल अपॉन, नीचे क्या है अपने पास, A1 इंटू A1B2 माइनस B1A2। ठीक है, इन दोनों में देखना क्या कॉमन है, A1 कॉमन है, बस A1 कॉमन है, तो A1 कॉमन ले लेते हैं। सो x इक्वल्स टू A1 इंटू, अंदर क्या आया, B1C2 माइनस B2C1 होल अपॉन A1 इंटू A1B2 माइनस A2B1, यही आएगा, A1 से A1 कैंसिल, तो x क्या आ गया फाइनली अपने पास, B1C2 माइनस B2C1 अपॉन A1B2 माइनस A2B1, ये आ गई अपनी x की वैल्यू। तो y आ गया अपना इस टर्म में, x आ गया इस टर्म में। अब देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, A1B2 माइनस A2B1, A1B2 माइनस A2B1, इसको ऐसे लिख देता हूँ, ज़रूरी नहीं 1 1 ऐसे लिखें, A2B1। अब देखो डिनोमिनेटर सेम हो गया, A1B2 माइनस A2B1, A1B2 माइनस A2B1, ऊपर क्या आ गया यहाँ पे B1C1, B1C2, B2C1, वहाँ पे C1A2, C2A1। ठीक है, तो इस तरह से हम एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ कर सकते हैं। मतलब हमने क्या किया, एक इक्वेशन से या तो x की टर्म्स में निकाल दिया या y की टर्म्स में निकाल दिया, और दूसरी इक्वेशन में रख दिया, x को या y को सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो ये हो गया एक तरीका सब्स्टिट्यूशन मेथड। आगे चलते हैं और दूसरा तरीका देखते हैं। चलिए दूसरा तरीका देखते हैं, विच इज़ एलिमिनेशन मेथड। तो वापस अपन इक्वेशन लिख लेते हैं, A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल्स टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल्स टू 0। पहली आपकी इक्वेशन है 1 और दूसरी है 2। तो जब भी मुझे एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना होता है, मैं क्या करता हूँ, जो कोफिशिएंट है वेरिएबल का उसको सेम बनाता हूँ। यहाँ पे कितना A1 है x का, यहाँ पे x का कितना A2। तो यहाँ पे अगर इक्वेशन को A2 से मल्टीप्लाई कर दूँ और यहाँ पे इक्वेशन को A1 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो देखना क्या होगा चमत्कार। इसको मैं रीराइट कर रहा हूँ, A1 A2x प्लस B1 A2y प्लस C1 A2 इक्वल्स टू 0, और दूसरी इक्वेशन लिख रहा हूँ तो ये आ जाएगी A1 A2x प्लस A1 B2y प्लस A1 C2 A1 लिख लेते हैं, चलो इसको C2 A1 इक्वल्स टू 0। ये चीज़ है। अब देखो फ़ायदा क्या हुआ, दोनों का जो कोफिशिएंट है वो सेम हो गया। तो वो जब सेम हो गया तो हम क्या करें, माइनस कर दें। तो ये A1 A2x माइनस A1 A2x, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस आ गया, ये माइनस, तो इधर क्या लिख सकते हैं, y की जगह क्या, y कॉमन, चलो इसको पूरा लिख देते हैं अभी, B1 A2y माइनस A1 B2y प्लस C1 A2 माइनस C2 A1 इक्वल्स टू 0। ठीक, यहाँ पे y कॉमन लेते हो, इसको उठा के उधर ले जाते हैं, y कॉमन लिया, क्या आ गया यहाँ पे, B1 A2 माइनस, इसको उल्टा ही लिख देता हूँ, A2 B1 माइनस A1 B2 इक्वल्स टू, उधर जाके लेके जाएंगे तो क्या होगा, C2 A1 C2 माइनस A2 C1। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो y क्या आ गया, A1 C2 माइनस A2 C1 अपॉन A2 B1 माइनस A1 B2, ये आ गया आपका y। ज़रूरी नहीं है अपन x एलिमिनेट करें, y भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे y को एलिमिनेट करने के लिए क्या करते हैं, B2 से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे वाले को B1 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे y की जो वैल्यू आ रही है और जो पहले y की वैल्यू आ रही है, दोनों में स्लाइड चेंज है, सिर्फ ये माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आगे पीछे तो हो जाएंगे, बात तो एक ही है ना, बात में थोड़ा चेंज हो रहा है कि वहाँ पे क्या था, A2C1 माइनस A1C2, और नीचे क्या था, A1B2 माइनस A2B1, तो बात तो एक ही है। इधर से माइनस हटाओगे तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे ऊपर नीचे, तो आंसर तो सेम ही आएगा। ठीक, तो आप कोई सा भी मेथड यूज़ कर सकते हो, आंसर चेंज नहीं वाला होने वाला, आंसर तो वही आएगा जो आने वाला है। ठीक है, अनलेस आप कैलकुलेशन में कोई एरर कर दो या फिर कोई सिली मिस्टेक कर दो जिससे आपका आंसर गलत हो जाए। ठीक है, तो आप पूछोगे सर कौन सा मेथड प्रेफर करें, सब्स्टिट्यूशन का या फिर एलिमिनेशन का, कोई सा भी कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया है, तो हमें आंसर भी उसी तरह से करना है। कोई एक फिक्स मेथड यूज़ नहीं करना है, सारे मेथड्स आने चाहिए ताकि हमें पता हो एग्जाम में जो सवाल पूछा है वो किस मेथड से जल्दी हो सकता है।
टाइम ही एसेंस है अपने लिए। जितना जल्दी अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना जल्दी अपना आंसर आएगा और उतनी जल्दी हम आगे बढ़ेंगे, और जितना ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे उतने ज़्यादा चांसेस ऑफ सक्सेस हैं या क्लियरेंस है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, कुछ और वैरायटी देखते हैं इसमें। अब देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ स्पेशल इक्वेशंस। अब स्पेशल ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है, उनमें कुछ ऐसी चीज़ आती है जो उसको स्पेशल बनाती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया, a1 लेट्स से ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। ये आपको एक इक्वेशन गिवन है। दूसरी इक्वेशन गिवन है bx प्लस ay प्लस d इज इक्वल्स टू 0। अब देखो हुआ क्या है यहाँ पे, ये कांस्टेंट वाला तो दोनों में डिफरेंट है, पर ये इधर चला गया और ये इधर आ गया। ठीक है, तो हम ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर दो। पहले ऐड किया 1 प्लस 2 इम्प्लाइज, मतलब अगर दोनों के कोफिशिएंट्स इंटरचेंज हो जाए, ये तो किया अपन ने, a पहले x के साथ था y के साथ आ गया, b पहले y के साथ था x के साथ आ गया, तो कोफिशिएंट्स क्या हो गया, इंटरचेंज। तो इसको ऊपर लिख सकते हैं कोफिशिएंट्स इंटरचेंज। ये स्पेशलिटी है कि कोफिशिएंट इंटरचेंज होता है। तो ऐसे केस में क्या करें, सबसे पहले तो प्लस कर देते हैं दोनों को, तो इन दोनों को प्लस किया तो a प्लस बी इंटू एक्स, फिर a प्लस बी इंटू वाई प्लस सी प्लस डी इक्वल्स टू 0। ये एक नई इक्वेशन बोल दी, इक्वेशन 3। ठीक, दूसरी इक्वेशन मैंने बनाई 1 माइनस 2 से, तो क्या आ जाएगा a माइनस बी इंटू एक्स, और यहाँ से अगर प्लस लिखूंगा तो प्लस बी माइनस ए आएगा, या फिर माइनस ए माइनस बी लिख लूँ। ये माइनस का है तो माइनस 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 और प्लस माइनस हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस का है, तो 1 माइनस 2 कर रहा हूँ, तो अपने आप समझ में आ गया होगा, b प्लस सी माइनस डी इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इससे क्या होता है, एलिमिनेशन जल्दी हो जाता है। ठीक है, कि यहाँ से कुछ ना कुछ नंबर आएगा, ये भी किसी टर्म्स में आएगा, ये भी किसी टर्म्स में आएगा, आपके ये जो कॉन्स्टेंट्स है ये ऑलमोस्ट सेम आ गए इक्वेशन में, तो वहाँ पे आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ये देखो ये दोनों सेम हो गए ना, और ये दोनों सेम हो गए। ठीक, तो यहाँ से सॉल्व करना आसान हो जाएगा, फिर आप एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर सकते हो या सब्स्टिट्यूशन, जो भी आपको पसंद आता है। ठीक है, तो जब भी आपके कोफिशिएंट्स इंटरचेंज हो जाए तो दोनों इक्वेशन को एक बार प्लस कर दो, एक बार माइनस कर दो, और दो नई इक्वेशन बना लो। अब उनको सॉल्व करना है, बात तो एक ही है, आएगी तो वैल्यू एक्स और वाई की, उसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं एक और स्पेशल केस है। अब नया स्पेशल केस क्या है, इसमें क्या होता है, आपके जो वेरिएबल है वो रेसिप्रोकल हो जाते हैं, a1/x b1/y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, और दूसरा क्या हो गया a2/x प्लस b2/y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। यहाँ पे कह सकते हैं वेरिएबल्स इन रेसिप्रोकल। तो मतलब ये मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, ऐसा मत समझना कि ये कहीं लिखा होगा, कहीं आपको बुक में मिल जाएगा या कहीं कोई और टीचर पढ़ा देगा। ये मैं अपनी आसान भाषा में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि उल्टा दे रखे हैं अपने को। वेरिएबल तो पहले क्या थे, मल्टीप्लाई, और सब डिवाइड हो रहा है। तो इसको क्या करते हैं हम, a1x नया वेरिएबल मान लिया x जिसकी वैल्यू क्या है 1/x, ऐसे ही नया वेरिएबल मान लिया y जिसकी वैल्यू क्या है 1/y। x और y तो सॉल्व कर सकते हैं ना अपन नॉर्मल, देखो कैसे, प्लस b1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, इसको इक्वेशन 3 बोल देते हैं। फिर a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन 4 हो गई। वापस अपने पास वही दो इक्वेशन आ गई, a1x b1y c1 एंड a2x b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं वही एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड से। वहाँ से अपने पास क्या निकलेगी, x की वैल्यू और y की वैल्यू। तो फिर हम क्या, अगर हमें स्मॉल x निकालना तो वो क्या आ जाएगा 1/x, स्मॉल y निकालना तो वो क्या हो जाएगा 1/y। तो ये आसान तरीका था उसको सॉल्व करने का, कि आप नया वेरिएबल एज्यूम कर लो x और कैपिटल X, और नया वेरिएबल ले लो कैपिटल Y। ठीक है, तो इस तरह के ही आपकी इक्वेशंस बन सकती हैं, और कि आपके कोफिशिएंट्स इंटरचेंज हो गए, या फिर आपके जो वेरिएबल्स है वो डिनोमिनेटर में आ गए। ठीक है, तो उससे क्या हुआ, आप एकदम से डर जाओगे देख के, डरना नहीं है अपने को, तरीका तो सेम ही है ना, सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन, तरीका तो वही है, वही कर सकते हैं। बस आपको एक थोड़ा सा हवा देने के लिए उसने थोड़ी सी फॉर्म चेंज कर दी उसकी, ताकि आप थोड़ा घबरा जाओ, क्योंकि आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन करोगे तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन आएगी, और कैलकुलेशन में एरर होने के चांसेस ज़्यादा है, और जब एरर हो जाएगी उसी का पर्पस सॉल्व हो गया कि उसने आपको अटका दिया उस सवाल में।
ठीक है, इनको देख के घबराना नहीं है, इनको आसान तरीका करने का यही है। ठीक है, आगे चलते हैं, कुछ सवाल लेते हैं। चलिए अब पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। x प्लस 3y इक्वल्स टू 17 एंड 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 16। तो लिख लेते हैं इसको, x प्लस 3y इक्वल्स टू 17 और दूसरा लिखता हूँ मैं 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 16। अब आपकी जैसी मर्जी है वैसे करो, चाहे इसको सब्स्टिट्यूशन से करो चाहे एलिमिनेशन से करो। मैं हमेशा एलिमिनेशन ट्राई करता हूँ, मेरे को ईजी लगता है। तो इसको इंटू 3 किया मैंने, इसको 3x बनाने के लिए। ठीक है, नहीं तो इसको क्या, देखो इधर 2 करना पड़ेगा, इधर 3 करना पड़ेगा। तो मैं ट्राई करता हूँ कि मैं एक ही वेरिएबल को डील करूँ। अगर एक वेरिएबल में 1 आ गया तो मेरे लिए फ़ायदा है, क्योंकि मैं सीधा उसको दूसरे इक्वेशन की फॉर्म में बना सकता हूँ। तो यहाँ को इसको रीराइट करें तो क्या आएगा, 3x प्लस 9y इक्वल्स टू 51। यही चीज़ है। अब दिस माइनस दिस करें, यही होगा। 3x से 3x कैंसिल, 2y माइनस 9y पूरा ही लिख देते हैं, 2y माइनस 9y इक्वल्स टू 16 माइनस 51। तो ये कितना आ गया, माइनस 7y, और ये कितना आ गया, माइनस 35। तो यहाँ से माइनस से माइनस कैंसिल, y से y कितना आ गया, 5। 7 से 35 कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स, तो y आ गया 5। y अगर 5 आ गया तो मैं पहली इक्वेशन में रखूँगा, दूसरे में क्यों रखूँ, क्योंकि यहाँ पे x सिंगल है तो ज़्यादा माथापड़ी करनी नहीं पड़ेगी, डिवाइड नहीं करना पड़ेगा। तो कैलकुलेशन जितनी मिनिमाइज कर सको उतनी मिनिमाइज करो, आपका ही फायदा है उसमें कि कैलकुलेशन कम करो तो एरर कम आएगी। ठीक है, सो अब x प्लस 3 इंटू 5 इक्वल्स टू 17। सो x प्लस 15 इक्वल्स टू 17। तो यहाँ से x क्या आ जाएगा, 2। तो ये अपना सॉल्व हो गया था। ये इजी तरीका है। मैंने क्या किया, एलिमिनेशन यूज़ किया। मैं ज़्यादातर एलिमिनेशन से ही करता हूँ, सब्स्टिट्यूशन तभी करता हूँ जब मेरे पास एक अच्छा क्वेश्चन आता है, इन टर्म्स ऑफ रिमाइंडर आ जाए या फिर इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट थिंग आ जाए कि मुझे इसकी रेंज निकालनी है या फिर वेरिएबल देखने, तब मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करता हूँ। तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा कि मुझे क्या यूज़ करना है। माई गो थ्रू अप्रोच तो यही है एलिमिनेशन। आपकी गो थ्रू आप अपने हिसाब से डिफाइन करो। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं, इसको तो हटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखना, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 12, 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 17। अब देखो स्पेशल केस बन गया, ये दोनों इंटरचेंज हो गए, यहाँ पे जो कोफिशिएंट्स थे दोनों इंटरचेंज हो गए। तो वैसे ही करेंगे अपन, इसको लिखता हूँ मैं 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 17 और 3x प्लस 2y इक्वल्स टू, सॉरी ये 12 है और ये 17। तो मैंने क्या बताया था, सबसे पहले तो ऐड कर दो दोनों को, तो प्लस किया तो क्या आ जाएगा, 5x प्लस 5y इक्वल्स टू कितना आ गया, 29। तो यहाँ से x प्लस वाई कितना आ जाएगा, 29/5। ये तो एक तरीका हो गया। दूसरा मैंने क्या बोला था, माइनस कर दो। तो देखो अगर इन दोनों को माइनस करेंगे, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 12, 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 17। माइनस कर रहा हूँ मैं, ठीक। तो 2x में से 3x गया तो माइनस x बचा, 3y में से 2y गया तो प्लस का y बचा, इक्वल्स टू 12 में से 17 गया तो माइनस का 5 बचा। तो यहाँ से x माइनस वाई, माइनस से मल्टीप्लाई कर दें दोनों तरफ, तो क्या आ जाएगा, x माइनस वाई इक्वल्स टू 5। ये एक इक्वेशन बनी, ये दो इक्वेशन बनी। अब देखो एक आ रहा है x प्लस वाई, एक आ रहा है x माइनस वाई। यानी ये कहता है ना, यही फायदा होता है कि कोफिशिएंट्स ऑलमोस्ट देखने में मिल जाते हैं। अब दोनों को अगर मैं ऐड कर दूँ तो सीधा y कैंसिल आउट हो जाएगा ना, कि अगर यहाँ पे x माइनस वाई इक्वल्स टू 5 नीचे लिख दूँ और इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूँ, y से y कैंसिल हो जाएगा। तो 2x कितना आ जाएगा यहाँ से, कितना हो गया, 25 हुआ ना, तो ये हो गया 54/5। तो यहाँ से x आ गया आपका 27/5। अगर x आ गया 27/5 तो अपन y निकाल लेते हैं इसमें रख के, क्योंकि ये फ्रैक्शन में दे रखा है, ये भी फ्रैक्शन में दे रखा है, तो आसान रहेगा सॉल्व करना। सो x तो आ गया 27/5 प्लस y इक्वल्स टू 29/5। तो y को अगर सॉल्व करेंगे तो y कितना आ जाएगा, 2/5। ये आ गई x की वैल्यू, ये आ गई y की वैल्यू। ठीक, आसान था, ऐसा कुछ टिपिकल तो था नहीं कि बस आप इसको बनाते इन टर्म्स ऑफ x या फिर वो करते कुछ भी, कि यहाँ पे एलिमिनेशन लगाते सब, इसको 3 से मल्टीप्लाई करते, इसको 2 से करते, कैलकुलेशन बढ़ जाती है और कुछ नहीं है। इसमें क्या किया अपन ने, दोनों को एक बार ऐड किया, दोनों को एक बार सब्ट्रैक्ट किया, तो उससे क्या छोटी छोटी इक्वेशन बन गई, सॉल्व करना आसान रहा। ठीक है, अगर आपको टाइम कम लगता है, इसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप एलिमिनेशन यूज़ कर लो या सब्स्टिट्यूशन यूज़ कर लो, इट्स अप टू यू। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं, इसको तो हटाते हैं। अब अगला सवाल क्या कह रहा है अपने पास, 3/x 4/y।
ये देखते समझ में आ गया कि इसको रेसिप्रोकल दे रखा, तो मतलब अपने को क्या यूज़ करना है, नया वेरिएबल। तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 3, और इसको लिख रहा हूँ 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 17/6। ये लो, ये तो पिछले वाले जैसे ही निकला। दोनों को सम करते हैं पहले, तो कितना आ गया 7x प्लस 7y इक्वल्स टू, इन दोनों का सम किया तो कितना आ जाएगा 35/6। तो x प्लस वाई यहाँ से कितना आ जाएगा 5/6। एक इक्वेशन तो ये बन गई। अब एक बार अगर माइनस करें तो कितना आएगा, दिस माइनस दिस कर दूँ मैं, दिस माइनस दिस मतलब 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 17/6 और 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 3। अगर ये माइनस कर दूँ, आपका सर उल्टा क्यों लिखा, बस मुझे x हमेशा पॉजिटिव देखना अच्छा लगता है वो और कोई पर्पस नहीं है। सो x माइनस वाई इक्वल्स टू, ये कितना आ जाएगा -1/6। ठीक, तो x प्लस वाई इसके नीचे लिख देता हूँ, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5/6। इन दोनों को ऐड करेंगे तो y कैंसिल, तो 2x कितना आ गया, ये 4/6 आएगा कि -1/6 प्लस का 5/6, दोनों को ऐड किया तो कितना आ गया 4/6। तो यहाँ से आ गया 2/3, 2 से 2 कैंसिल, तो x कितना आ गया 1/3। ठीक, x आ गया 1/3, तो यहाँ से y निकाल लेंगे, या फिर अगर 1/3 की जगह क्या लिख सकता हूँ 2/6। अभी पहले ही सॉल्व कर देना उसको, तो क्या आसान रहे निकालना। ठीक, तो y कितना आ जाएगा, यहाँ से x कितना है 2/6 प्लस y इक्वल्स टू 5/6, तो y यहाँ से कितना आ जाएगा 5/6 माइनस 2/6, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 3/6 या फिर 1/2। तो x तो आया मेरा 1/3 और y आया मेरा 1/2। पर ये कैपिटल x है किसकी वैल्यू 1/x की, और कैपिटल Y वैल्यू किसकी 1/y की। इसको देख के आंख नहीं चमकनी चाहिए, अभी तो और निकलना बाकी है। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा 3 और y कितना आ जाएगा 2। ये हो गया आपका सोल्यूशन। ठीक, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि इस तरह के सवाल आ जाएंगे किस तरह से करना है। वो देख के घबराना नहीं, बस सीधा वेरिएबल चेंज कर देना और वापस वही मेथड यूज़ करना जो अपन पहले कर रहे थे। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन 7x माइनस 8y इक्वल्स टू -12 and coordinate of point of intersection of the line with y axis and x axis। ठीक है, सबसे पहले अगर हमें स्लोप निकालना है तो हम क्या करें, इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। ठीक है, तो 7x माइनस 8y इक्वल्स टू -12, यही है। तो 12 को उठा के उधर लिया और 8y को उठा के उधर ले जाओ, तो 7x प्लस 12y इक्वल्स टू 12 इक्वल्स टू 8y। तो इसको अगर लिखना चाहूँ तो 8 क्या आ जाएगा 7/8 ऑफ x प्लस 12/8। ये चीज़ आई। इसको फर्दर अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो क्या आ जाएगा y इक्वल्स टू 7/8x प्लस 3/2। ठीक, अब ये सबसे पहले क्या पूछ रहा है स्लोप। स्लोप क्या होता है ये तो बताया था m, जो x का कोफिशिएंट है। तो स्लोप या फिर क्या कह सकते हैं अपन m इज इक्वल्स टू कितना आ गया अपना 7/8। ठीक, अब वो क्या पूछ रहा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद y एक्सिस। ये क्या है y इंटरसेप्ट, ये तो बताया था कि अगर अपनी लाइन जा रही है तो ये y इंटरसेप्ट ही है, और अगर y एक्सिस के साथ निकालना है, y एक्सिस के साथ निकालना है तो y एक्सिस पे क्या जीरो होता है x, तो इसको जीरो रख दोगे तो अपने आप क्या आ गया y इक्वल्स टू 3/2। तो पॉइंट निकालना है, तो लेट से a है, let a be the point of intersection with y-axis and let b be the point of intersection with x-axis। ठीक, तो अगर a के कोऑर्डिनेट्स देखना चाहूँ वो अगर y-axis पे तो x तो वैसे ही 0 हो गया, 0,3/2। वहाँ पे अपन क्या करते हैं x 0 रख देंगे तो y इक्वल्स टू क्या आएगा 3/2। और अगर b के कोऑर्डिनेट्स निकलना चाहें, अपने को ये तो पता है ना x एक्सिस पे y तो 0 होने वाला है, y तो चेंज नहीं होता, y 0 रहता है। तो फिर अगर y 0 रखा तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखें y 0 रखते ही इसको अगर फर्दर सॉल्व करें, इसको 0 रखा मैंने, तो 7/8 ऑफ x प्लस 3/2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x क्या आ जाएगा 8/7 इंटू -3/2।
ये चीज़ आएगी, तो ये कितना आ जाएगा फर्दर x इक्वल्स टू -12/7। ये 2 से 4 टाइम्स कैंसिल, माइनस आगे आ गया, 4 3 12/7। तो यहाँ पे आ गया पॉइंट B विच इज इंटरसेक्शन पॉइंट विद x एक्सिस -12/7। तो ये लाइन कुछ इस तरह से बन रही होगी, ये पॉजिटिव है तो ये इस तरह से कोई लाइन बन रही होगी, ये पॉजिटिव y एक्सिस पे और ये नेगेटिव x एक्सिस पे, y इंटरसेप्ट एंड x इंटरसेप्ट। ये चीज़ क्लियर? ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। फॉर व्हाट वैल्यूज, वैल्यू भी हो सकती है वैल्यूज भी हो सकती हैं, ऑफ के लाइन्स 2x + 7 = 11 एंड 4x + ky = 20 आर पैरेलल। तो पैरेलल की कंडीशन देख लेते हैं, क्या थी अपने पास, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। इक्वल नहीं थी, नॉट इक्वल थी। अगर इक्वल हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, कोइंसिडेंट, पैरेलल नहीं रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले a1 लिख लेते हैं। a1 कितना अपने पास 2 और b1 है अपने पास 7 और c1 है अपने पास -11। याद रखना c1 इधर था प्लस में, उधर चला गया तो माइनस हो गया है। ठीक, सो a2 = कितना अपने पास 4, b2 है अपने पास k एंड c2 है अपने पास -20। ठीक, तो अब इसको अगर सॉल्व करें, सो a1/a2 2/4 = b1/b2 7/k। तो ये कितने बार कट गया, 2 टाइम्स, सो 1/2 आया। सो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो k कितना आ जाएगा 14। k की वैल्यू तो निकाल ली, पर चेक करो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही नहीं हो रही। c1/c2 चेक करो, -11/-20, तो ये आ गया 11/20 विच इज़ नॉट इक्वल टू 1/2। तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, मतलब लाइंस तो पैरेलल आ गई। ठीक है, जिसके लिए हमने k की वैल्यू निकाल ली। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, अगर ये इक्वल आ जाते तो लाइंस पैरेलल थोड़ा ना रहती। तो फिर क्या लिखते हैं, फॉर एनी वैल्यू ऑफ k इट इज़ नॉट पॉसिबल। या तो हमें k की वैल्यू तो चेंज कैसे करोगे, कि ये तो इक्वल लेके ही आना है अपने को। अगर ये इक्वल हो जाता तो वैसे ही मामला खत्म हो जाता अपने, कि कोइंसिडेंट लाइंस हो गई, उसको पैरेलल कैसे बनाए, नहीं बना सकते ना। ठीक, तो आई होप आपको ये दोनों सवाल समझ में आएंगे कि इसमें थोड़ी सी वैरायटी मिल गई अपने को देखने के लिए। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। चलिए आगे सवाल देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ के लाइंस इंटरसेक्ट एट p,1। ठीक है, अगर इंटरसेक्ट कर रही हैं तो डेफिनेटली ये पॉइंट दोनों पर लाई कर रहा होगा, करा देते हैं लाई। तो 2x + 7y = 11। तो इसमें x की वैल्यू क्या रखूँ, p, और y की वैल्यू 1। सो 2, p + 7 × 1 = 11। सो 2p क्या आ गया, 11 - 7। सो p यहाँ से कितना आ जाएगा, 2। अभी तो p निकला है, हमें निकालना क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू और वैल्यूज ऑफ k, हमें k निकालना है। तो अब p की वैल्यू 2,1 इसमें भी रख दें, ये भी तो सेटिस्फाई करेगा। मतलब बेसिकली क्या है, ये दो लाइंस हैं इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये p,1 है, तो ये दोनों लाइंस पर लाई कर रहा है, तो मतलब दोनों की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हमने क्या किया, पहले इक्वेशन को यूज कर रहे हैं, हमने p की वैल्यू निकाल ली। अब p की वैल्यू आ गई तो 2,1 इस लाइन पर लाई कर रहा है, तो 2,1 लाइज ऑन kx - 9y = 17। जब लाई करता है तो करा देते हैं लाई, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 रख देते हैं। सो k × 2 माइनस ये k है, इंटू 2 - 9 × 1 = 17। सो 2k = 7 + 9 विच इज 26। तो k कितना आ जाएगा, 26/2 इज 13। सो k की वैल्यू 13 के लिए ये दोनों लाइंस किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करने वाली है, p,1 पे। तो मतलब दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन है, मतलब यूनिक सोल्यूशन मिल रहा है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ k लाइंस 7x + 3y = 19 एंड 21k + 9y = k आर इनकंसिस्टेंट। अब ये क्या बला आ गई, इनकंसिस्टेंट। सर अभी तक तो आप पैरेलल, इंटरसेक्टिंग, कोइंसिडेंट बता रहे थे, ये नई बवाल क्या लेके आ गए। ऐसी फैंसी टर्म्स देखने की आदत डाल लो, क्योंकि सवाल में आपको बहुत सारी फैंसी टर्म्स डालने की मतलब एग्जामिनर की आदत हो चुकी है। तो आप भी आदत डाल लो कि हाँ भाई पढ़ना आना चाहिए। इनकंसिस्टेंट मतलब लाइंस, मतलब सोल्यूशन नहीं है। इनकंसिस्टेंट मतलब सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन नहीं है मतलब लाइंस क्या होनी चाहिए, पैरेलल, राइट। अगर सोल्यूशन नहीं है तो लाइंस क्या होनी चाहिए, पैरेलल। अगर सोल्यूशन है तो लाइंस कोइंसिडेंट भी हो सकती हैं, इंटरसेक्टिंग भी हो सकती हैं। ठीक है, चीज़ समझ में। चलो आगे देखते हैं। तो मतलब लाइंस क्या होनी चाहिए, बोथ लाइन शुड बी
7x plus 3y equals to 19 should be parallel to 21x plus 9y equals to k। यही चीज़ है। अब कंडीशन लगा देते हैं a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। a1 की वैल्यू कितनी है 7, a2 की 21, b1 की कितनी है 3, b2 की 9, c1 की वैल्यू कितनी है अपनी -19 और c2 की -k। ठीक, तो ये कितने टाइम्स कट रहा है 3 टाइम्स, ये भी 3 टाइम्स, सो 1/3 शुड नॉट बी इक्वल्स टू 19 अपॉन k। यही तो कहना चाह रहा है, दोनों तो 1/3 आ गए। दैट शुड नॉट बी इक्वल्स टू 19 अपॉन k। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा k शुड नॉट बी इक्वल्स टू 57। तो यहाँ पे k की वो वैल्यू मिली है जो नहीं होनी चाहिए। बाकी सारी तो ले सकता ना, तो वैल्यूज इसलिए लिखा हुआ है। तो आप हर बार कंफ्यूज होते हैं सर बार बार वैल्यू में एस क्यों लगा रहे हैं। अब समझ में आया ये एस क्यों लगाया अपन ने वैल्यू में, क्योंकि यहाँ पे के की इनफाइनाइट वैल्यूज आ गई। के सिर्फ 57 ही तो नहीं हो सकता, तो माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक तो कुछ भी हो सकता है ना, सिर्फ यही तो नहीं हो सकता। तो इसके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आ गए के पास। ठीक है, तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। इसके लिए जो चीज़ होती हैं जैसे स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, टाइम एंड वर्क, वो सब क्या है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स ही हैं, वो अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो उनके क्वेश्चन आप उसी में देखना, इसमें मैं नहीं करा रहा हूँ, इसमें बस आपको इक्वेशन सॉल्व करना सिखा रहा हूँ कि बाई चांस अगर इक्वेशन के क्वेश्चन आते हैं उनको करना कैसे है। ठीक है, तो चलिए इस चैप्टर को यहीं कंक्लूड करते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक, थैंक यू।